हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2016 में पेपर 1 में पूछे गए सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसका एक पार्ट हमने कल देखा है, कुछ क्वेश्चंस बाकी लग गए थे जिसका डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। तो ऑप्शन ए हमारा है शारीरिक दंड। तो शारीरिक दंड आपका प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन सी है प्रतियोगितात्मकता कक्षा। और ऑप्शन डी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा क्या होगा इसमें से? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है इससे विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ऑप्शन बी है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। और ऑप्शन डी हमारा है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण है यदि कब? तो इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? इनमें से कौन सा आपका आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हमारा है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो आधारभूत सहायता क्या होगा? जब हम किसी बच्चे को क्या करते हैं, उसकी हर समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके हर प्रॉब्लम में हम उसके साथ खड़े होते हैं, तो ये आपका आधारभूत सहायता होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछा जाए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। तो हमें बताना है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। तो ऑप्शन ए हमारा है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन बी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है। ऑप्शन सी है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। और ऑप्शन डी है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो इसमें आपका कौन सा व्यवहार अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है? तो ऑप्शन ए हमारा है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। तो बच्चों में अधिगम निर्योग्यता का पहचान किस प्रकार होगा कि बच्चे का मन क्या होता है, जल्दी जल्दी बदलना, ये आपका अधिगम निर्योग्यता की पहचान होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र किस प्रकार रहता है? तो ऑप्शन ए हमारा है बेहतर होता है। ऑप्शन बी है स्थिर रहता है। ऑप्शन सी है अवनत होता है। और ऑप्शन डी है समान रहता है। तो जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? बेहतर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा किस प्रकार का होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा,
उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद ऑप्शन बी है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। और ऑप्शन सी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। और ऑप्शन डी है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन डी है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो सुनने में असमर्था बच्चा को किस प्रकार के विद्यालय में भेजना चाहिए? तो श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही उसे भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे तर्क सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो किस प्रकार के होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन सी है, अपनी रुचि से। और ऑप्शन डी है, पुरस्कार के लिए। तो बच्चे तक आपका सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो वे अपनी रुचि से भाग लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी आपका गतिविधि हो गया, कोई भी कार्यक्रम हो गया, उसमें भाग बच्चे लेंगे तो अपनी रुचि से लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ऑप्शन ए हमारा है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। उसके बाद ऑप्शन डी है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो आक्रामक तो होना नहीं चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा है, अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन बी है, एक प्रभावी आकलन युक्त है। उसके बाद ऑप्शन सी है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुविधादाता होना चाहिए। शिक्षक क्या है? बच्चे को सुविधा देता है, उसे पढ़ने में हेल्प करता है, तो वह क्या होगा? सुविधादाता के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो ऑप्शन ए हमारा है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ऑप्शन बी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन सी है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। और ऑप्शन डी है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। टीचर को ऐसे ही बच्चों को समझाना चाहिए कि कोई भी काम क्या है, बच्चे अगर कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वे सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, किस प्रकार से? तो ऑप्शन ए हमारा है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले
कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। और ऑप्शन सी है उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन डी है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। तो जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने के लिए शिक्षक बच्चों को की सहायता किस प्रकार से करेंगे? तो जटिल कार्य को आसान करने के लिए टीचर क्या करेंगे? कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देंगे उसे करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित तो कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन सी है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन डी है अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पे अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किस प्रकार से? तो ऑप्शन ए हमारा है रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे हों। तो रटना तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है दंडात्मक उपायों, तो दंड का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो इस तरह हमने 2016 के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस को कल और आज दो वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।